Assalamualaikum. Hi, namaste and सत श्री अकाल. Welcome back to my YouTube channel Learn with Laila Afzal Khan. तो आज की वीडियो में एक बहुत बड़ा सरप्राइज है आप सबके लिए, क्योंकि मैं एक ही वीडियो में आप सबको ये बताऊंगी कि कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं. सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक्सप्लेन करूंगी, उनके टाइप्स भी करेंगे विद एग्जांपल्स. तो चलिए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं. इंग्लिश ग्रामर में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं. हम पहले ही अलग अलग कर चुके हैं, लेकिन एक ही वीडियो में बताने का मकसद ये है कि ताकि हमारी एक तरह से रिवीजन हो जाए. और स्पेशली कुछ लोग होते हैं जो कि अलग अलग नहीं बल्कि एक ही वीडियो में उनको चाहिए सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, ताकि उनको एक ही वीडियो में मिल जाए. तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है. अब सबसे पहले हम देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसे हैं. तो जब भी हम कुछ कहते हैं, कुछ बोलते हैं, हम कुछ जुमलों में हम बात करते हैं एक दूसरे से. और इस हमारे एक दूसरे से बात करने और बोलने को ये स्पीच है. जैसे मैं इस वक्त आप लोगों से बात कर रही हूँ, तो ये इसे भी स्पीच कहते हैं. तो पार्ट्स कहते हैं टुकड़ों को. तो हम यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या समझ रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं उन टुकड़ों की बात करेंगे हम कि जिनसे एक सेंटेंस बनता है. और हर पार्ट का उसमें एक काम होता है. हम वो भी समझने की कोशिश करेंगे कि हर पार्ट का क्या काम होता है. अब हम देखेंगे टोटल कितने हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं 8. नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन. ये है टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. इसके बाद हम देखेंगे बारी बारी के हर पार्ट ऑफ स्पीच का क्या काम है. जो सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच है जो हम करने जा रहे हैं वो है नाउन. नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. नाउन इज वेरी सिंपल. किसी भी इंसान, किसी भी जगह और किसी भी चीज के नाम को नाउन कहते हैं. चीजों के नाम को, लोगों के नाम को, जगहों के नाम को नाउन कहते हैं. नाउन की आगे फर्दर टाइप्स हैं. कॉमन कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन. ये टोटल 9 टाइप्स हैं. हम बारी बारी सबको देखते हैं. सबसे पहला है कॉमन नाउन. कॉमन नाउन को हम अगर नाम से ही देख लें, कॉमन समथिंग विच इज वेरी कॉमन. इट refers to names of non-specific persons, places or things. For example, boy, girl, etc, city, etc. जैसे boy हमें नहीं पता कि कौन सा boy. इसी तरह गर्ल कॉमन है, गर्ल्स बहुत सारी होती हैं, जेंडर का नाम है. इसी तरह सिटी, सिटी से भी हम ये नहीं समझ सकते कि किस सिटी की बात हो रही है. तो वो चीजें, वो नाम, वो लोगों के नाम, वो शहरों के नाम जो कॉमन होते हैं. जैसे सिटी कॉमन है, कंट्री कॉमन है, बॉय गर्ल कॉमन है. अब हम देखेंगे प्रॉपर नाउन क्या होता है. इट रेफर्स टू द नेम्स ऑफ स्पेसिफिक पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स. प्रॉपर नाउन इज ऑपोजिट टू कॉमन नाउन, क्योंकि यहाँ पे हम स्पेसिफिक पर्सन्स की बात करेंगे, स्पेसिफिक प्लेसेस और स्पेसिफिक थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, आयशा, इस्लामाबाद, अहमद. अब आयशा हर एक लड़की का नाम नहीं है, इस्लामाबाद हर सिटी का नाम नहीं है, इसलिए इसी तरह अहमद हर लड़के का नाम नहीं होता. ये प्रॉपर और स्पेसिफिक नेम्स है. अब हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है. एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे. कॉमन नाउन, यहाँ पे दो मैंने कॉलम्स बनाए हुए हैं, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन. अगर कॉमन होगा तो बॉय, अगर उसको हम नेम दे देंगे जैसे अहमद तो ये हो जाएगा प्रॉपर. गर्ल कॉमन है, आयशा कहने से ये प्रॉपर हो जाएगा. आयशा, फातिमा, बीनेश, जीनत, कोई भी नाम हो सकता है. इसके बाद सिटी जो है, सिटी कॉमन है, इस्लामाबाद जो है वो प्रॉपर हो जाएगा. अगेन कंट्री जो है वो कॉमन है, पाकिस्तान कहने से ये प्रॉपर नेम हो जाएगा. कार जो है, कार्स बहुत सारी होती हैं, कोई भी कार हो सकती है. जबकि कोरोला कहने से कोरोला कार की बात कर रहे हैं, ये एक स्पेसिफिक कार का नेम हो गया. इसी तरह पेन की मैं अगर बात करूं तो पेन कोई भी पेन हो सकता है, जबकि डॉलर का पेन सिर्फ डॉलर का पेन होता है. तो ये थी इसके बीच डिफरेंस कॉमन और प्रॉपर नाउन की. अब हम देखेंगे कि मटीरियल नाउन क्या होता है. समथिंग विच हैज इट्स फिजिकल एग्जिस्टेंस, फॉर इंस्टेंस टेबल, पेन, लैम्प एक्सेट्रा. कोई भी ऐसी चीज जो कि जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होगी और उसको हम टच भी कर सकते हैं, हम उसको आंखों से देख भी सकते हैं, उस चीज को कहते हैं मटीरियल नाउन. अब हम देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ऑपोजिट टू मटीरियल नाउन. इसको हम देख नहीं सकते, हम छू नहीं सकते, और
इसी तरह इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। इट इज रिलेटेड टू फीलिंग, स्टेट और आइडिया। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी फीलिंग्स से होता है, रिलेटेड होता है। जैसे कि एग्जांपल्स देख लेते हैं। हैप्पीनेस, फियर, लिबर्टी। जैसे खुशी जो है महसूस की जा सकती है, खुशी हम अपने हाथों से टच नहीं कर सकते। इसी तरह फियर जो है, डर, डर हम महसूस करते हैं, हम उसको देख नहीं सकते, ना ही हम उसको टच कर सकते। अब हम देखते हैं कि सिंगुलर नाउन क्या होता है। इट रेफर्स टू वन पर्सन, प्लेस और थिंग। इसका मतलब है सिंगुलर। इसके हमें नाम से ही समझ आ रही है, सिंगल चीजों की बात कर रहे हैं, सिंगल लोगों की बात करें। जैसे पर्सन, वन पर्सन, अगर एक पर्सन की बात होगी तो वो सिंगुलर नाउन में आएगा। जैसे कि गर्ल, तो अगर उसी को हम ज्यादा होंगे तो हम गर्ल्स कहेंगे ना। तो एग्जाम्पल क्या होगी सिंगुलर नाउन की, गर्ल, जैसे कि यहाँ पे लिखी हुई भी है। इसी तरह प्लेस, तो प्लेस में क्या, सिटी। सिटी क्या है, हम एक सिटी की बात कर रहे हैं। जब हम ज्यादा की बात करेंगे तो हम सिटीज कर देंगे उसको। और थिंग, जब हम एक शख्स, एक जगह या फिर एक चीज की बात करेंगे तो वो सिंगुलर नाउन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल चेयर, पेंसिल, गर्ल, एक्सेट्रा। अब हम देखते हैं कि प्लूरल नाउन क्या होता है। इट रेफर्स टू मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग। ये जब हम ज्यादा लोगों की, ज्यादा चीजों की, ज्यादा जगहों की बात करेंगे तो उसको कहते हैं प्लूरल नाउन। जैसे कि उन्हीं एग्जांपल्स की यहाँ पे प्लूरल फॉर्म लिखी हुई है। चेयर से हमने लिखा चेयर्स, पेंसिल्स एंड देन गर्ल्स। अब हम देखेंगे कलेक्टिव नाउन क्या होता है। इट रेफर्स टू अ वर्ड विच इज अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स टेकन एज अ होल। जब हम एक ही ग्रुप की चीजों को कलेक्ट करके एज अ होल कुछ कहते हैं तो हम उनको कुछ नाम देते हैं और उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि सोल्जर्स से, बहुत सारे सोल्जर्स से आर्मी बनती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स से क्लास बनती है। इसी तरह मॉब और फैमिली भी इसी में आते हैं कि फैमिली बहुत सारे फैमिली मेंबर्स से बनती है। तो इन सब का इकट्ठा करके जो एक कलेक्टिव नाम होता है उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब हम देखते हैं कि काउंटेबल नाउन क्या होते हैं। काउंटेबल नाउन्स आर द थिंग्स दैट वन कैन काउंट और कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। फॉर एग्जांपल शर्ट, सोफा, चेयर एक्सेट्रा। वो नाउन्स जो कि हम काउंट कर सकते हैं। जैसे शर्ट्स, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे सामने मेरे कुछ शर्ट्स पड़ी हैं, बेशक वो बहुत ज्यादा है, 1000 शर्ट्स पड़ी हैं, आई कैन स्टिल काउंट दैम। जबकि सोफाज भी मैं काउंट कर सकती हूँ। अगर एक कमरा पूरा सोफे से भर जाए फिर भी मैं काउंट कर सकती हूँ। तो वो नाउन्स, वो चीजें जिनको हम गिन सकते हैं उनको कहते हैं काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं। थिंग्स विच वन कैन नॉट काउंट आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। हर वो नाउन जो हम काउंट नहीं कर सकते उसको कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। जैसे कि राइस, चावल के दानों को हम गिन नहीं सकते क्योंकि वो बहुत ज्यादा होते हैं। इसी तरह हम बीन्स, मिल्क, वाटर, ये सारी वो चीजें हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, हम इनको गिन नहीं सकते। अब हम देखेंगे कि वर्ब क्या होता है, वर्ब को समझेंगे। तो वर्ब की डेफिनेशन है द वर्ड विच शो सम एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। हर वो वर्ड जो कि किसी काम के करने या होने को जाहिर करे उसको कहते हैं वर्ब। इसकी सेंटेंस, अब इससे पहले हम देख लेते हैं कि सेंटेंस फॉर्मेशन होती कैसे है। जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो सेंटेंस के शुरू में ही सब्जेक्ट आता है, उसके बाद फौरन बाद वर्ब आता है और फिर सेंटेंस का बाकी हिस्सा या फिर ऑब्जेक्ट को आप कह सकते हैं। अगर शॉर्ट सेंटेंस है तो उसमें ऑब्जेक्ट आता है या फिर सेंटेंस की जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है उसमें। तो वर्ब इज लाइक अ फ्यूल ऑफ अ सेंटेंस। अगर हम देखेंगे कि हम सब्जेक्ट की बात करें और हम ऑब्जेक्ट की भी बात कर दें और हम उसमें वर्ब ना डालें तो वो सेंटेंस हमारा हो जाएगा इनकरेक्ट और वो सेंटेंस हो जाएगा विदाउट अ वर्ब सेंटेंस इज मीनिंगलेस। तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ अस्मा और फिर मैं कहूँ रीडिंग, तो इससे क्या होगा, इससे हमें पता नहीं चलेगा कि अस्मा क्या कर रही है, सॉरी अस्मा कैसे कर रही है। अस्मा रीडिंग, हालांकि यहाँ पे ये वर्ब मौजूद है लेकिन एक और वर्ब यहाँ पे आना चाहिए था, हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए था। तो अस्मा रीडिंग से ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया क्योंकि ये मीनिंगलेस हो गया और इसमें क्या नहीं है, मिसिंग है वर्ब। तो जब सेंटेंस में वर्ब नहीं होता तो सेंटेंस में समझो फ्यूल नहीं होता, सेंटेंस में मीनिंग नहीं होता। तो अगर यहाँ पे नीचे कुछ लिखी हुई है एग्जाम्पल्स।
हम ये देख लेते हैं। रीड, वॉक, प्ले, अर्न, स्लीप, ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं वर्ब की एग्जाम्पल्स। ये काम, तो हर वो सेंटेंस, हर वो वर्ड जिसमें हमें किसी काम का करना या होना नजर आए, तो वो वर्ड क्या होता है? वो वर्ड होता है वर्ब, जिसमें हमें कोई एक्शन नजर आए। और इसके अलावा है कुछ हेल्पिंग वर्ड्स, हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं इसको। तो इज, एम, आर, हैज, हैव, वाज, वर, यहाँ पे मैंने कुछ लिखे हैं, ये और भी हैं, डू, डज, और भी हैं इसके अलावा। अब हम देखेंगे कि रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं। हमने देख लिया इससे पहले कि हम वर्ब्स किसको कहते हैं। हर कोई एक्शन वर्ब, हर कोई एक्शन वर्ड जो होता है वो वर्ब कहलाता है। चाहे वो एक्शन वर्ब प्रॉपर हमें नजर आए या फिर उसकी किसी और कोई और ऐसा वर्ड हो, जैसे इज, एम, आर वगैरह है। उनसे क्या होता है, किसी एक्शन का होना जाहिर होता है, उसके बाद होता है एक्शन। ये जस्ट ज्वाइनिंग के लिए यूज होते हैं। तो हम देखते हैं अभी कि रेगुलर वर्ब्स क्या हैं। वो वर्ब्स जिनकी अ वर्ब दैट इज पास्ट, यानी कि सेकंड फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल इज मेड by adding d और ed is called regular verb। हर वो verb जिसकी हम सेकंड और थर्ड फॉर्म इस तरह बनाते हैं, जिसमें हम d लगाने से या फिर ed लगाने से बनाते हैं या फिर ied लगाने से बनाते हैं, उसको कहते हैं रेगुलर वर्ब। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, अब हम बारी बारी करके वो पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वॉक, वॉकड, वॉकड। अब ये कैसे बना? हमने पहले में देखा कि यहाँ पे सिर्फ वॉक लिखा हुआ है, तो हम जरा इसको देख लेते हैं। वॉक, इसको वॉक ही यहाँ पे लिखा हमने, और साथ हमने ऐड कर दिया इसमें ईडी। इसी तरह सेकंड थर्ड फॉर्म में भी हमने इसको क्या कर दिया, ईडी लगा दिया साथ। उसके बाद है टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड। ये भी कैसे बना? सिंपली ईडी लगाने से ये सेकंड और थर्ड फॉर्म हमने बना दी। उसके बाद है चॉक, इसके भी हमने ईडी लगाने से सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाई है। ग्रेट, और यहाँ पे भी हमने ईडी लगाई है सिंपल। उसके बाद है बुक, बुक्ड, बुक्ड, बैन, बैंड, बैंड, अम्यूज, अम्यूज्ड, अम्यूज्ड। तो हमने यहाँ तक देख लिया कि जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, इनको बनाने का तरीका क्या होता है, और ये इनको रेगुलर वर्ब क्यों कहा जाता है। तो इसको रेगुलर वर्ब इसीलिए कहा जाता है कि ये सिंपली इनका सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी या फिर डी लगाने से बन जाता है। अब हम देखेंगे कि इर्रेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं और इनको बनाने का तरीका क्या होता है। तो इर्रेगुलर वर्ब्स को हमने चार ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। जैसे कि ऑल थ्री फॉर्म्स आर सेम, ये एक ग्रुप है जिसमें तीनों फॉर्म्स जो हैं वो सेम होंगी। सेकंड ग्रुप है जिसमें बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल जो कि है थर्ड फॉर्म, वो सेम होंगे। फिर है सेम पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल, सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो सेम होंगी इनकी। और जो लास्ट ग्रुप है, इसमें हम लिखते हैं कि ऑल थ्री फॉर्म्स आर डिफरेंट। इसमें ऑल थ्री फॉर्म्स आर डिफरेंट यानी कि तीनों के तीनों एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। तो अब हम इसको अलग अलग भी देख लेते हैं कि ये कैसे बनते हैं। ग्रुप वन है ऑल थ्री फॉर्म्स आर सेम। ये वो फॉर्म है जिसमें फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म और सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट और थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल तीनों की तीनों सेम होते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कट, 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 ये तीनों सेम है। सेकंड फॉर्म में भी कोई चेंजेस चेंजेस नहीं हुए, थर्ड में भी कोई चेंजेस नहीं हुए। नेक्स्ट है हर्ट, 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 ये अगेन सेम है। सेकंड और थर्ड फॉर्म भी बेस फॉर्म जैसी है और कोई चेंजेस इसमें नहीं हुए। अब हम ग्रुप टू देखेंगे। ग्रुप टू में लिखा हुआ है कि बेस फॉर्म यानी कि जो फर्स्ट फॉर्म है वो, और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म, ये हमें आप लिख देते हैं फर्स्ट, सेकंड, और ये है थर्ड फॉर्म। ये सबके इसमें क्या है, इसमें बेस फॉर्म यानी कि ये वाला और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि ये वाला सेम होगा। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं कि कैसे। कम, केम, कम,
अब इस एग्जांपल से हमने देख लिया कि सिर्फ सेकंड फॉर्म जो है यानी कि सिंपल पास्ट जो है वो चेंज है, बाकी सारे सेम है। नेक्स्ट है बिकम, बिकेम, बिकम। इसमें अगेन बिकम और बिकम सेम है, बिकेम डिफरेंट है। तो आई होप सो आप लोगों को ग्रुप 2 की समझ आ रही हो कि इनकी अरेंजमेंट कैसे होती है और इनको बनाते कैसे। ग्रुप 3 है सेम पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। अब हम ये भी देख लेते हैं, सेम पास्ट यानी कि सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, ये है इसकी फर्स्ट फॉर्म। इसमें क्या है, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म्स सेम होंगी। कैसे, ये देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी हुई है कीप, केप्ट, केप्ट। तो यहाँ पे कीप चेंज है, केप्ट केप्ट सेम है। नेक्स्ट है मीन, मेंट, मेंट। यहाँ पे भी हमने देख लिया कि मीन जो है अलग है, बाकी मेंट मेंट सेम है। तो ग्रुप 3 में क्या है, ग्रुप 3 में सेम पास्ट और सेम पास्ट पार्टिसिपल है। अब हम लास्ट ग्रुप यानी कि ग्रुप 4 देखेंगे। ग्रुप 4 में है ऑल थ्री फॉर्म्स आर डिफरेंट, यानी कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। अब हम ये देख लेते हैं कि कैसे। ये है इसकी फर्स्ट फॉर्म, ये है सेकंड फॉर्म, ये है इसकी थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पे गो, वेंट, गॉन। फर्स्ट क्या है गो, सेकंड वो हम वेंट लगाते हैं और फिर हम गोन, यानी कि थर्ड फॉर्म की क्या है गोन। इसी तरह अगली एग्जांपल में सिंग, सैंग, संग। ये भी तीनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, और ये अगेन तीनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो आई होप सो आप लोगों को रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स की समझ आ गई होगी। रेगुलर वर्ब्स में हमने सिर्फ सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लगाया, जबकि जो इरेगुलर वर्ब्स हैं इनको इसीलिए इरेगुलर कहा जाता है क्योंकि इसमें 4 ग्रुप्स होते हैं, जिसमें हमने देख लिया कि क्या क्या अरेंजमेंट है और कैसे कैसे चेंज होते हैं। अब हम देखेंगे कि एडवर्ब क्या होता है। हमने ऑलरेडी देख लिया कि वर्ब क्या होता है। तो एडवर्ब में हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे वर्ब भी लिखा हुआ है, एडवर्ब, समथिंग दैट विल एक्सप्लेन फॉर अस एंड will make easy to understand how an action is done. Let's read the definition so that we will understand it more properly. Definition of adverb. An adverb is a word that describes how an action is carried out. Adverb हमें बताता है कि एक एक्शन हुआ कैसे है। जैसे आयशा इज वॉकिंग स्लोली, इस सेंटेंस में वॉकिंग वर्ब है जबकि स्लोली एडवर्ब है बिकॉज इट इज टेलिंग अस दैट हाउ आयशा इज वॉकिंग। Adverbs can change or add detail to a verb, similarly to adjective and even to a whole clause. तो एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब हमें समझाता है, हमें एक्सप्लेन करता है कि एक एक्शन जो है वो कैसे हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि हमें इसकी अच्छे से समझ आ जाए। जैसे अहमद इज रनिंग फास्टली। यहाँ पे इस सेंटेंस में रनिंग वर्ब है, जबकि इज भी वर्ब है, इज हेल्पिंग वर्ब है और अहमद नाउन है। तो ये वर्ड क्या है भला, ये वर्ड एडवर्ब है। क्यों, क्योंकि ये हमें बता रहा है कि जो इस सेंटेंस में काम हो रहा है, यानी कि काम क्या हो रहा है इस सेंटेंस में, भागने का, रनिंग का। तो ये काम किस तरह हुआ है, फास्टली हुआ है, तेजी से हुआ है। अहमद इज रनिंग फास्टली, अहमद कैसे दौड़ रहा है, फास्टली दौड़ रहा है। तो इस सेंटेंस में फास्टली जो है एडवर्ब है। एक और एग्जांपल है, जैसे लाइबा इज कुकिंग केयरफुली। कि लाइबा कुकिंग किस तरह से कर रही है, इस सेंटेंस में हमें केयरफुली वर्ड ने बताया कि कुकिंग किस तरीके से हो रही है। तो लाइबा इज कुकिंग केयरफुली, लाइबा किस तरह कुक कर रही है, बहुत ध्यान से कुकिंग कर रही है। तो इसीलिए इस केयरफुली वर्ड जो है एडवर्ब है।
क्यों? क्योंकि इसने हमें बताया कि वर्ब यानी कि काम किस तरीके से हुआ है, किस तरह से हुआ है। तो ये था एडवर्ब। अब हम देखेंगे कि कॉन्जंक्शंस क्या होते हैं। कॉन्जंक्शंस होते हैं, हम इसकी पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ कॉन्जंक्शन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। ठीक है, यहाँ तक इसके एग्जाम्पल थे, आगे एग्जाम्पल डेफिनेशन थी। अब हम एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, पहले डेफिनेशन को समझते हैं। कोई भी ऐसा वर्ड जो कनेक्ट करे वर्ड्स को, जो कनेक्ट करे फ्रेजेस को या फिर क्लॉजेस को, उस वर्ड को कहते हैं कॉन्जंक्शन। कंजंक्शन ब्रिज की तरह काम करते हैं, ये जुमलों को आपस में कनेक्ट करते हैं, मिलाते हैं। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कंजंक्शंस इंक्लूड एंड। एंड क्या है? एंड कंजंक्शन है, बट भी कंजंक्शन है, और आल्दो। इसके अलावा और भी हैं, वो भी हम करते हैं, आगे करेंगे वो। लेकिन आज हम इतने ही समझेंगे और एक सेंटेंस से एग्जांपल के तौर पे समझेंगे। I didn't go to office today because I was not feeling well. यहाँ पे सेंटेंस के दो हिस्से हैं। इस पे अगर हम गौर करें, जैसे I didn't go to office today, ये एक सेंटेंस है। इसमें हम बता रहे हैं कि मैं आज ऑफिस नहीं गई। आगे मैंने ऑफिस ना जाने की वजह बताई है, तो I was not feeling well। ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन इनको एक वर्ड है जिसे कहते हैं बिकॉज, और ये क्या है? ये कॉन्जंक्शन है। इसने इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन कर दिया है। तो कंजंक्शंस ज्वाइनिंग वर्ड्स को कहते हैं, वो वर्ड्स जो सेंटेंस के हिस्सों को आपस में जोड़ दे। वो वर्ड्स जो सेंटेंस को, एक तो सेंटेंस को जोड़े, वो वर्ड्स को भी जोड़ सकते हैं। तो ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं? कंजंक्शन होते हैं, जो ब्रिज की तरह काम करते हैं और सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करते हैं। अब हम देखेंगे कि एडजेक्टिव क्या है और एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, उनका काम क्या है सेंटेंस में। इसकी डेफिनेशन है, एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, दे डिस्क्राइब नाउन्स, दे टेल अस अबाउट द क्वालिटी ऑफ अ नाउन। तो इस सेंटेंस से यानी कि इस डेफिनेशन से हमने क्या समझा कि एडजेक्टिव जो है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं, वो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं और आगे हमें बताते हैं कि नाउन की क्वालिटी कैसी है, क्या क्वालिटी है। फॉर्मल डेफिनेशन देखेंगे हम एडजेक्टिव की। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब द ट्रेट्स, क्वालिटीज और नंबर ऑफ अ नाउन। ये हमें क्या करता है? मैं जरा इसको डिटेल से बताती हूँ। जो हमें डिस्क्राइब करता है ट्रेट्स, क्वालिटीज और नंबर ऑफ अ नाउन, तो हमें नाउन के नंबर या फिर उसकी क्वालिटी वगैरह के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल अगली, क्लेवर, फाइन, टू, रेड, स्मॉल, एक्सेट्रा। अब अगर अगली वर्ड को देखें, तो अगली वर्ड से अगर मैं कहूँ शी इज वेरी अगली, तो यहाँ पे जो मैं शी को एक्सप्लेन कर रही हूँ, शी की क्वालिटी बता रही हूँ कि शी कैसी है। शी कैसी है? शी अगली है। इस तरह क्लेवर है, फिर फाइव, टू, रेड, स्मॉल, कलर्स नेम्स हो गए। स्मॉल वगैरह भी क्वालिटी में आते हैं, जैसे दिस रूम इज स्मॉल। तो रूम की मैंने क्या बता दी? मैंने इस रूम की क्वालिटी बता दी कि रूम कैसा है, रूम स्मॉल है। इसी तरह लार्ज, टॉल, ये वाले वर्ड्स भी क्वालिटी डिफाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए यूज होते हैं, और ये वर्ड्स भी एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, जैसे कि आयशा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। इस सेंटेंस में आयशा क्या है? आयशा नाउन है इस सेंटेंस में, और इस नाउन की आगे क्वालिटी है कि आयशा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। जो ब्यूटीफुल वर्ड वर्ड है, ये एडजेक्टिव है, क्योंकि इस वर्ड ने हमें आयशा की क्वालिटी के बारे में बताया कि आयशा कैसी है। इसी तरह अली गेव मी 6 स्टिकर्स। अली ने मुझे क्वालिटी के बारे में बताया, 6 वर्ड में। तो ये 6 क्या है? 6 भी डिस्क्राइब कर रहा है नाउन को ना, कि स्टिकर्स कितने हैं। तो ये 6 जो है, ये भी एडजेक्टिव है। ओनली फ्यू स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, यहाँ पे अब ये few वर्ड जो है,
बात कर रहा है, क्वांटिटी बता रहा है स्टूडेंट्स की कि कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, ओनली फ्यू स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। तो फ्यू वर्ड क्या है? फ्यू वर्ड भी एडजेक्टिव है। तो यहाँ तक हमने किया कि ब्यूटीफुल जैसे कि क्वालिटी बयान कर रहा है, सिक्स और फ्यू क्वांटिटी बयान कर रहे हैं, बता रहे हैं। ये वर्ड्स क्या है? ये हैं एडजेक्टिव्स। अब हम देखेंगे कि एडजेक्टिव्स की कौन कौन सी काइंड्स होती हैं। टोटल एडजेक्टिव्स की 5 काइंड्स हैं, जैसे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, ऑल्सो कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो है, इनको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स भी कहा जाता है। इस पे मैंने अलग वीडियो बनाई हुई है, अगर आप लोगों ने बहुत ज्यादा डिटेल में करना है तो आप उस वीडियो से कर सकते हैं। लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी की एग्जांपल मैं पिछली स्लाइड से भी दे सकती हूँ, जैसे आयशा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ में जो एडजेक्टिव यूज हुआ है ब्यूटीफुल, ये वर्ड, ये जो है एडजेक्टिव की इसी कैटेगरी के अंदर आएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंदर आएगा। इसके बाद है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। ये हमें क्वांटिटी के बारे में बताएगा, जैसे फ्यू, लेस, मैनी, मच। ये वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं, मैं यहाँ पे लिख के देती हूँ। फ्यू, लेस, मच, मोर, एक्सेट्रा। ये जो सारे वर्ड्स हैं ये क्वांटिटी बताते हैं। इसके बाद है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। इस पे भी अगेन मैं बताती चलूं साथ कि मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने डिटेल में करनी है तो इसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। उसके बाद है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, फोकस करते हैं। वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा फोकस हुआ होता है, फोकसिंग वर्ड्स। इस पर भी अलग वीडियो मौजूद है, तो आप अगर कहें तो वहां से देख सकते हैं। उसके बाद है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंटेरोगेटिव वर्ड का क्या मतलब होता है? इंटेरोगेट करना यानी कि इन्वेस्टिगेट, इस तरीके से हमें इसको समझ आ रही है इस वर्ड की। ये वो एडजेक्टिव्स हैं जो कि क्वेश्चंस करने में हम यूज करते हैं। जैसे हुज बुक इज दिस, इस सेंटेंस में हुज वर्ड जो है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि ये क्वेश्चन कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है, इंटेरोगेट कर रहा है कि ये बुक किसकी है। तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में हमने देख लिया हुज वर्ड जो है इसमें आता है। अब हम देखेंगे प्रोनाउन को कि प्रोनाउन क्या होता है। डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन: अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। हर वो वर्ड जो कि हम नाउन की जगह यूज करते हैं उसको कहते हैं प्रोनाउन। और ये हम ऐसा क्यों करते हैं? हम तो नाम भी लिख सकते हैं बार बार, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। तो हम ऐसा क्यों करते हैं ये देख लेते हैं। It is used to avoid unnecessary use of nouns. जब हम avoid करते हैं, जब हम इस चीज से ग्रेज करते हैं कि हमने बार बार एक ही नाम नहीं लेना, तो हम प्रोनाउंस यूज करते हैं ताकि हमारी जो सेंटेंसेस हैं वो अट्रैक्टिव हों, ताकि हम जब बात करें तो वो मीनिंगफुल बात लगे। हम इसकी एग्जाम्पल्स देखते हैं कि हम ऐसे क्यों करते हैं। जैसे कि आयशा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। अगर मैं आयशा की बात कर रही हूँ तो मैं कहूंगी आयशा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। पहली दफा मैं आयशा यूज करूंगी, दोबारा आयशा रीड्स इन क्लास 8, मैं वही आयशा लड़की की इंफॉर्मेशन, फर्दर इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। आयशा लिव्स इन इस्लामाबाद, मैं आगे और ऐड कर रही हूँ कि आयशा इस्लामाबाद में रहती है। आयशा लाइक्स टू प्ले विद हर कैट, और आयशा को अपनी बिल्ली के साथ खेलना अच्छा लगता है। तो अगर मैं बार बार आयशा आयशा लिख रही हूँ तो बहुत ज्यादा रेपिटेशन हो रही है, बहुत कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या मैं बोल रही हूँ बार बार। लेकिन जब हम यही आयशा वर्ड अवॉइड करेंगे, हम इसकी जगह लिखेंगे शी। तो शी रीड्स इन क्लास 8, शी लिव्स इन इस्लामाबाद। इसी तरह शी लाइक्स टू प्ले विद हर कैट। जब हम आयशा की जगह शी यूज करेंगे तो हमारे सेंटेंसेस अच्छे भी लगेंगे। और अगर आप सोच रहे हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि शी रीड्स इन क्लास 8, भाई कौन क्लास 8 में पढ़ता है? तो जब हम पहले ही आयशा पढ़ते हैं तो हम
ही बात कर रहे हैं, आगे भी हमारे साथ ही बात कर रही है, तो इससे कंफ्यूजन नहीं होगी, बल्कि रेपिटेशन और इसके अलावा हम अननेसेसरी जो बार बार एक ही बात करे जा रहे हैं, एक ही नाम लिए जा रहे हैं, उसको भी अवॉइड करेंगे। तो आई होप सो आप लोगों को समझ आ रही हो कि हम प्रोनाउंस इस सेंटेंसेस में क्यों यूज करते हैं, ताकि हम अवॉइड करें अननेसेसरी यूज। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स। ये है कुछ एग्जाम्पल्स प्रोनाउन की। ही, शी, दे, इट, यू, आई, देयर, हर, एक्सेट्रा। ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि प्रोनाउंस हैं, और ये हम सेंटेंसेस में यूज करते हैं ताकि हम अवॉइड करें बार बार नाउन्स के यूज को। अब हम देखेंगे कि वो कौन से टाइप्स हैं प्रोनाउंस के, और इस पे मैंने अलग वीडियो भी बनाई हुई है। अगर आपने ये सारे टाइप्स अलग अलग करने हैं तो आप प्लेलिस्ट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, वहां से जाके देख सकते हैं। प्रोनाउंस की टोटल 2 वीडियोस हैं, दोनों वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो ढूंढने में। तो चलिए देखते हैं वो कौन से 8 जो है टाइप्स है, काइंड्स हैं प्रोनाउंस के। नंबर 1 है पॉजेसिव प्रोनाउंस। नंबर 2 है पर्सनल प्रोनाउंस। नंबर 3 है रिलेटिव प्रोनाउंस। देन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, indefinite pronouns, demonstrative pronouns, interrogative pronouns and reciprocal pronouns। तो ये थे कि कौन कौन से टाइप्स हैं प्रोनाउंस के। अब हम ये देखेंगे कि प्रेपोजिशंस क्या होते हैं और इनका यूजेज क्या होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि प्रेपोजिशन की डेफिनेशन क्या है, इसके टाइप्स वगैरह क्या हैं। इनको जरा ध्यान से डिटेल में करते हैं, स्पेशली प्रेपोजिशन ऑफ टाइम को। तो चलिए हम देखते हैं। Prepositions are used with pronouns and noun phrases to show directions, places, times, and or to introduce an object. इसका क्या मतलब हुआ कि preposition हमेशा नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेजेस या फिर नाउन से पहले आते हैं। अब प्रोनाउन और नाउन तो हमने अच्छे से समझ लिए वीडियोस में, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो लेकिन ये नाउन फ्रेजेस से भी आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। इस वक्त आप नाउन फ्रेजेस को नाउन कंसिडर कर सकते हैं। तो इनसे पहले आकर जब प्रेपोजिशन क्या चीज बताती है, हमें डायरेक्शंस शो करती है, प्लेस का बताती है, टाइम का बताती है, और वो किसी ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस भी करती है। तो इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। वैसे तो इसकी एग्जांपल्स हम जब प्रॉपर सेंटेंसेस में करते हैं प्रपोजिशंस को समझने के लिए, अलग अलग अगर मैं टू बोलूँ तो आपको पता तो चल गया कि टू वर्ड प्रपोजिशन कहलाता है, लेकिन समझ नहीं आएगी कि रूल्स क्या है, यूज कैसे करना है। और इसी तरह टू, एट, ऑन, इन, फ्रॉम, अंटिल, सिंस, फॉर, थ्रू, ये सारे क्या हैं, प्रपोजिशंस हैं। इनको जब हम सेंटेंसेस में विद एग्जांपल्स हर एक टाइप की अलग अलग करेंगे अभी इसी लेक्चर में, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो चलिए हम आगे चल के बारी बारी सारे प्रपोजिशन करते हैं। अब प्रपोजिशन में प्रपोजिशन ऑफ टाइम आता है, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शंस, डिफरेंट आते हैं। हम अभी सबसे पहले प्रपोजिशन ऑफ टाइम कर रहे हैं, और उसमें हम सबसे पहला वाला कर रहे हैं जो कि है एट। अब प्रपोजिशन एट में जैसे कि मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है कि हम टाइम से रिलेटेड इसको करेंगे। तो इससे मुराद क्या होगी, आप लोगों ने ये बात अच्छे से समझ लेनी है कि एट वर्ड जो है ये थोड़ी देर के लिए होगा। जो भी टाइम इसमें हम कंसिडर करेंगे वो थोड़ी देर, और उसी वक्त की बात जब हम करते हैं, एक ही स्पेसिफिक टाइम की जब हम बात करते हैं तो उसके साथ हम एट लगाते हैं, तो थोड़ी देर के लिए, कम समय के लिए होता है। जैसे कि अब एग्जाम्पल से हम बहुत अच्छे से समझाएंगे कि देखो एट है, एट हमने यहाँ पे एट, या फिर ये एएम कर लो या फिर पीएम कर लो, जो भी है ये, ठीक है। इसके साथ हम अगर यूज करेंगे तो इससे मतलब क्या हुआ कि एट एग्जैक्टली 8 AM और पीएम वट एवर। अगर यहाँ पे 10:30 के साथ लगाएंगे तो इसका मतलब हुआ एट एग्जैक्टली 10:30, 10:35 या इससे आगे पीछे का कोई टाइम नहीं, सिर्फ 10:30 की बात कर रहे हैं हम। इसी तरह एट मिडनाइट, ये भी अब देखो मिडनाइट कितनी देर के लिए होता है,
मिडनाइट सुबह से रात तक नहीं होता, मिडनाइट रात का एक पहर होता है, रात का एक हिस्सा होता है, थोड़ी देर के लिए होता है, उसके साथ भी हम ऐड लगाएंगे। तो यहाँ तक आप लोगों को एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि जो एट प्रेपोजिशन है वो सिर्फ और सिर्फ थोड़ी देर या एग्जैक्ट स्पेसिफिक टाइम के साथ हम यूज करते हैं, जब हमें वो क्लियर भी होता है। जैसे वी स्टार्ट वर्क एट 8 इन द मॉर्निंग। अब ये कौन से टाइम की बात कर रहा है? मॉर्निंग के टाइम की बात कर रहे हैं। और एट, यहाँ पे एक चीज और देखें, यहाँ पे मॉर्निंग क्या है? मॉर्निंग भी तो टाइम से रिलेटेड है ना, लेकिन यहाँ पे इन यूज किया है। लेकिन क्यों यूज किया है? क्योंकि मॉर्निंग जो है बहुत लंबी होती है। सुबह फॉर एग्जाम्पल 5 AM से लेके ये होती है तकरीबन 11 तक समझ लें, क्योंकि 12 को नून कहा जाता है। ये आप लोगों ने समझ लेना है अच्छे से कि मॉर्निंग क्या है। मॉर्निंग तो लंबे टाइम के लिए होती है, तो इसके लिए हमने इसके साथ क्या यूज किया? इन यूज किया। ओके, 8 क्या है? 8 एग्जैक्टली 8 की बात करें, 8 बजे की बात करें हम, तो इसके साथ हमने लगाया एट। इसी तरह यहाँ पे दूसरा सेंटेंस है, द बैंक्स क्लोज एट 5। यहाँ पे बैंक के क्लोज होने के टाइम की बात कर रहे हैं। अब ये बात भी आप लोगों को समझ आती होगी कि बैंक्स एक ही टाइम पे बंद होते होंगे ना। मतलब अगर बैंक बंद हो रहे हैं तो वो सुबह से रात तक बैंक बंद होने का सिलसिला तो नहीं जारी होगा। एक टाइम होगा जिसपे बैंक खुलेगा, एक टाइम है जिसपे बैंक बैंक बंद होता है, और वो एग्जैक्टली यही टाइम होता है। जैसे आप अगर कभी 5 बजे आपका पता चल गया कि 5 बजे बैंक बंद हो जाता है, आप 5:05 पे चले गए बैंक, तो आपको वो एंटर होने नहीं देंगे, या एंटर होने दे भी दिया तो आपका वो काम नहीं होगा जिस काम के लिए आप बैंक जा रहे थे। तो आपको इसकी यहाँ पे ऐड की समझ आ गई कि बैंक एग्जैक्टली कब बंद हो रहा है? 5 बजे। इसी तरह आई एम टेकिंग अ ट्रिप एट द एंड ऑफ नवंबर। अब एंड, जो ये वाले टाइम की बात करेंगे, एंड, स्टार्ट, मिड, इनके साथ भी हम प्रेपोजिशन एट लगाते हैं, क्योंकि ये भी थोड़ी देर की बात कर रहे हैं। नवंबर एक पूरा लंबा महीना है। नवंबर भी टाइम से रिलेटेड है, आप लोगों को पता है, लेकिन ये नवंबर में टोटल होते हैं 30 डेज, जो कि बहुत लंबा टाइम है, लंबा वक्त है। तो लेकिन एंड ऑफ नवंबर क्या है? ये लास्ट 5 डेज भी हो सकते हैं, लास्ट 2 डेज भी हो सकते हैं, लास्ट डे भी हो सकता है नवंबर का। तो क्या है कि ये नवंबर का कुछ हिस्सा है, इसीलिए हमने इसके साथ लगाया प्रेपोजिशन एट। अब हमने ये देख लिया कि हम प्रेपोजिशन एट, ऑन, इन कैसे यूज करते हैं, कब कब यूज करते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम। लेकिन हम ये देखेंगे अब कि हम कब नहीं यूज करना चाहिए, हमें कब नहीं यूज करना है। व्हाट आर यू डूइंग दिस वीकेंड? इस सेंटेंस में यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं, यहाँ पे आने चाहिए थे prepositions, लेकिन यहाँ पे कुछ और वर्ड्स आए हैं। क्यों? क्योंकि इससे अगर यहाँ पे हम prepositions लगा देते तो ये सेंटेंस करेक्ट नहीं होते, समझ नहीं आती, इनकी इनका मीनिंग चेंज हो जाता। अब जैसे व्हाट आर यू डूइंग दिस वीकेंड, यहाँ पे दिस के बजाय आना चाहिए था, मतलब आना तो नहीं चाहिए था, लेकिन अगर हम वो रूल्स को अपने सामने रखें तो यहाँ पे आना चाहिए था एट वीकेंड। क्यों? क्योंकि वीकेंड जो है वीक का कम हिस्सा होता है, सिर्फ वीक के 7 डेज में से 2 दिनों का नाम वीकेंड है, इसलिए हम यहाँ पे एट लगाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे हमने लगा दिया दिस। दिस हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये सवाल बंदा कर रहा है इस वीकेंड के बारे में। व्हाट आर यू डूइंग दिस वीकेंड? आप इस वीकेंड क्या कर रहे हैं? इसी तरह अगला सेंटेंस है, वी गो ऑन वेकेशन एवरी समर। अब समर भी हमने देख लिया था, हम सीजन्स के नेम्स के साथ इन लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने एवरी लगा दिया। अब एवरी से ये सेंटेंस क्लियर हो गया, इसका मीनिंग समझ आ गया, मीनिंग हमें क्लियर हो गया इस सेंटेंस का कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हम हर समर्स को वेकेशन पे जाते हैं। आई एम लीविंग नेक्स्ट मंडे। इस सेंटेंस में भी जो नेक्स्ट जो वर्ड मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, यहाँ पे ऑन आना चाहिए था, क्योंकि हमने अच्छे से पढ़ लिया कि हम मंडेज यानी कि वीक डेज के साथ हम ऑन लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि मैं नेक्स्ट मंडे को जा रही हूँ, आई एम लीविंग नेक्स्ट मंडे। इससे क्या क्लियर हुआ? मंडे क्लियर हुआ कि किस मंडे की मैं बात कर रही हूँ।
तो आई होप तो आप लोगों को ये समझ आ गया हो कि हमने एट, ऑन और इन किन वर्ड से पहले किस और हमने कैसे सेंटेंसेस में नहीं यूज करना। अब हम समझेंगे प्रेपोजिशन फ्रॉम और टू। ये जो प्रेपोजिशन है फ्रॉम और टू, ये हम तब यूज करते हैं जब हमें फ्रॉम यानी कि फ्रॉम के बाद का जो टाइम है वो, और टू यानी कि कब से कब तक का जो टाइम होता है, कि दोनों टाइम हमारे पास क्लियर हो। डायरेक्ट सेंटेंस पढ़ूंगी ताकि समझ आ जाए। वी लिव्ड इन कराची फ्रॉम 2000 टू 2015। इस सेंटेंस में हमने क्लियर कट बात की है कि मैं कराची में रही हूँ तब से कब तक, 2000 से लेके 2015 तक। यहाँ पे ये साल भी पता है, यहाँ पे ये साल भी पता है, इसीलिए हमने फ्रॉम और टू का यूज किया। आई वर्क फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। ये भी सेंटेंस में हमें पता है कि हम कौन से टाइम से लेके कौन से टाइम तक की बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने फ्रॉम और टू लगा दिया। तो जब हमें फ्रॉम यानी कि जब से जब तक दोनों टाइम हमें क्लियर होंगे, हमें पता होंगे कि कौन से दो टाइम, तो हम फ्रॉम और टू यूज करते हैं। अब हम चलेंगे अगली स्लाइड पे। अब हम यूज सीखेंगे until का। वी कैन ऑल्सो यूज till। क्यों? क्योंकि until एंड till आर बोथ सेम, एक ही मतलब है इनका। तो कंफ्यूज नहीं होना, अगर until यूज करो तो या till यूज करो, दोनों सेम है। यहाँ पे अब इस एरो से समझने की कोशिश करते हैं कि until का मतलब क्या होता है। हम until कब यूज करते हैं? हम until तब यूज करते हैं जब हमें एक टाइम पता हो, और वो टाइम स्टार्ट होने का नहीं, एंड होने का टाइम हमें पता हो। वो क्या चीज मतलब हुई इसकी, कि मतलब वेट हेयर टिल आई कम बैक। इस सेंटेंस में ये अंडरलाइन वर्ड जो है ये प्रपोजिशन है, यानी कि अंटिल भी हम यूज कर सकते हैं, वेट हेयर अंटिल आई कम बैक। इसमें अब मैं एक बंदे को इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, उसको कह रही हूँ कि यहाँ पे इंतजार करो जब तक मैं वापस आती हूँ। जब तक मैं वापस आती हूँ ये वो टाइम है जब तक वो वेट करेगा। तो जब हमें एक टाइम पता हो और एक टाइम की हम बात करें तो हम टिल यूज करते हैं, और इसको हम उर्दू में तक ही लिखेंगे, जैसे कि ना तक। और तक से मुराद क्या होता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। जब हमने फ्रॉम और टू की बात की थी तो हम दो टाइम्स की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम एक टाइम की बात करेंगे, एंड टाइम की बात करेंगे। अब जैसे हाउ लॉन्ग विल यू बी अवे, आप कब तक दूर रहोगे। अंटिल मंडे, यहाँ पे अंटिल मंडे यानी कि मंडे तक, ये मतलब है इसका। यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस है व्हेन आर यू कमिंग बैक, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप कब वापस आ रहे हो। ऑन मंडे, तो उसने जवाब दिया मंडे को। यहाँ पे मंडे तक से मतलब है इसका, यहाँ पे मंडे को। यहाँ तक कि आपको अंटिल की यूज की आई होप सो समझ आ गई हो। जब हम एक ड्यूरेशन की बात करते हैं और कहते हैं कि यहाँ इस वक्त तक, तब हम अंटिल यूज करते हैं। अब हम चलेंगे अगली स्लाइड पे। अब हम करेंगे प्रेपोजिशन सिंस। अब सिंस मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि ये सबसे पहले तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद यूज होता है। और ये हम कब यूज करते हैं, जब एक काम एक चीज लंबे समय से होता आ रहा है, और उस जो जब से ये हो रहा है कोई भी काम, उस उसका टाइम एग्जैक्टली हमें मालूम हो। जैसे अगर मैं कहूँ बारिश हो रही है, अब बारिश हो रही है से मुराद ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो खैर नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं कहूँ कब से बारिश हो रही है, और वो दिन भी मैं लिख दूं, वो टाइम भी क्लियर हो जाए कि तब से बारिश हो रही है, तो फिर हम सिंस लगाते हैं। जैसे इट हैज बीन रेनिंग, कब से कब तक, अब आगे हम लिखेंगे सिंस मंडे। मंडे हमें पता है, जब हमें टाइम एग्जैक्टली पता हो तो हम सिंस लगाते हैं, और उससे पहले आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैव हैज बीन कुछ भी। ठीक है, इस तरह। और उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से हम वो टाइम होते हैं एग्जैक्ट जिससे पहले सिंस लगता है। सिंस 2012, सिंस फ्राइडे, सिंस 11:20 AM और PM, सिंस आई हैव अराइव्ड या सिंस आई अराइव्ड। ठीक है, तो ये है सिंस का यूजेज। सिंस का यूजेज क्या है, बहुत क्लियर है, प्रेजेंट परफेक्ट के बाद लगता है, और तब लगता है जब हमें टाइम बहुत अच्छे से मतलब क्लियर पता हो, मंडे ट्यूसडे वट एवर, कोई मंथ है, कोई डेट है, कोई ईयर है, कोई टाइम है, या फिर कोई भी चीज है, जैसे सिंस आई अराइव्ड।
तो अब हम अगली स्लाइड पे जाके नए सेंटेंसेस देखेंगे। जैसे रेहान इज इन लाहौर सिंस मंडे। इस सेंटेंस में हम क्या कह रहे हैं कि रेहान लाहौर में है कब से? मंडे, मतलब मंडे से है वो, फ्रॉम मंडे टू नाउ। यहाँ पे हमें एक और चीज मैं बताऊं पिछली स्लाइड से। यहाँ पे देखिए, आप इस स्लाइड से आप समझ लेंगे कि मंडे का मुराद है, मंडे से मुराद है कि मंडे से नाउ, यानी कि वो अभी भी वो चीज हो रही है। जैसे इट हैज बीन रेनिंग, बारिश हो रही है कब से कब तक? मंडे से अभी तक हो रही है। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मंडे, तो इससे मुराद मंडे से अब तक हो रही है बारिश। इसके बाद है अहमद एंड हिबा हैव बीन मैरिड सिंस 2012। अब ये इस सेंटेंस में अहमद और हिबा की हम बात कर रहे हैं कि उनकी शादी हुई हुई है, कब से हुई हुई है? 2012 से हुई हुई है, अभी तक। तो सिंस हमने इसलिए यूज किया क्योंकि हमें ईयर पता है। अगर हमें ईयर नहीं पता होता तो हम यहाँ पे सिंस के बजाय फॉर लगा लेते, सिंस ना यूज करते हैं हम फिर। इट हैज बीन रेनिंग सिंस आई अराइव्ड। इस सेंटेंस में मैं ये कह रही हूँ कि मैं जब से आई हूँ तब से बारिश हो रही है। यहाँ पे आई अराइव्ड वो टाइम है जब से बारिश शुरू हुई है। यहाँ पे और यहाँ पे क्लियर है कि मैं कब आई हूँ, तो इसलिए हमने इस सेंटेंस में सिंस यूज किया है। अब हम यूज करेंगे, सीखेंगे फॉर का यूजेज। फॉर हम तब यूज करते हैं जब हमें वो पीरियड ऑफ टाइम क्लियर नहीं हो, जबकि यहाँ पे हमें टाइम एग्जैक्टली मालूम था। फॉर में हमें टाइम नहीं मालूम होगा। जैसे फॉर 3 डेज, फॉर 3 डेज यानी कि हमें नहीं पता कौन से 3 दिन। 10 years अगेन वी डोंट नो कौन से 10 years। फॉर 5 मिनट्स, ये भी हमें नहीं पता कौन से 5 मिनट्स। और फॉर अ लॉन्ग टाइम इज अगेन नॉट अ क्लियर टाइम। तो अब यहाँ पे हमने लिखा कि अहमद एंड हिबा हैव बीन मैरिड सिंस 2012। यहाँ पे 2012 हमें पता है, लेकिन सिंस 10 years अगर हम करेंगे तो सिंस 10 years रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अगर हम करेंगे फॉर 10 years तो हमें क्लियर हो जाएगा। अब इसकी एग्जाम्पल्स है, आई स्टेड इन दुबई फॉर 25 days। यहाँ पे मैंने ये नहीं पता कि कौन से 25 days, इसीलिए हमने यहाँ पे फॉर लगाया है। ये फॉर सॉरी। रेहान इज गोइंग अवे फॉर फ्यू वीक्स। कितने वीक्स? वी डोंट नो, इट्स नॉट क्लियर। जब कोई टाइम या ड्यूरेशन की क्लियर नहीं होगा तो हम फॉर यूज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, दे हैव बीन मैरिड फॉर 10 years। उनकी शादी हुई हुई है कब से कब तक? ये भी नहीं पता, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, लेकिन ये पता है कि पिछले 10 सालों से। तो ये जो 10 साल का टाइम है, इसके साथ हमने फॉर लगाया क्योंकि हमें नहीं पता कि ये कौन से 10 years की बात कर रही है। तो आई होप सो आप लोगों को सिंस और फॉर का यूज पता चल गया होगा, क्योंकि सिंस हम एग्जैक्ट टाइम के साथ यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, और फॉर हम जब हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता तब हम यूज करते हैं। अब हम देखेंगे कि बिफोर आफ्टर और ड्यूरिंग और वाइल का क्या यूजेज है। बिफोर आप सबको पता है, पहले। बिफोर का मतलब होता है पहले। एवरीबडी फील्स नर्वस बिफोर अ टेस्ट। किसी चीज से पहले, यानी कि हर किसी को डर लगता है टेस्ट से पहले। जब हम किसी चीज से पहले की, किसी काम से पहले की बात करेंगे, अब ये टेस्ट से पहले के टाइम की बात कर रहे हैं ना, तो इसीलिए हमने इसके साथ बिफोर लगा दिया। आई फेल अस्लीप ड्यूरिंग द मूवी। मूवी क्या है? इस सेंटेंस में मूवी नाउन है, और मैं मूवी देखते हुए, मूवी देखने के दौरान सोई हूँ। जो काम उसी वक्त की, यानी कि दौरान की बात करेंगे तो हम उसमें ड्यूरिंग लगाएंगे, ड्यूरिंग। इसी तरह we were tired after our visit to the museum। हम म्यूजियम जाने के बाद जो है थक गए। कब? म्यूजियम जाने के बाद। तो म्यूजियम जाने के बाद के वक्त की बात कर रहे हैं ना, तो इसीलिए हमने यहाँ पे आफ्टर लगा दिया। अब हम देखेंगे कि while कब हम यूज करते हैं। अक्सर लोग इस चीज में कंफ्यूज भी होते हैं कि, और वो ड्यूरिंग और वाइल को मिक्स कर देते हैं। जबकि ड्यूरिंग का यूज ये है, वी यूज ड्यूरिंग प्लस नाउन। हम ड्यूरिंग नाउन के साथ यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे ड्यूरिंग के बाद क्या आया है? नाउन आया है। लेकिन हम वाइल तब यूज करते हैं जब साथ में वर्ब हो। जैसे वाइल आई एम रीडिंग। अगर
हम सेंटेंस में नाउन की बात करेंगे तो नाउन से पहले हम ड्यूरिंग लगाएंगे, लेकिन जब हम सेंटेंस में वर्ब की बात करेंगे तो हम उस सेंटेंस में वर्ब से पहले वाइल लगाएंगे। जैसे अब ये एग्जाम्पल देख लेते हैं, वी डिडंट स्पीक व्हाइल वी वर ईटिंग। अब वी वर ईटिंग क्या है, यहाँ पे हम ईटिंग यानी कि खाना खाने की बात कर रहे हैं, तो ये वर्ब हुआ, तो वर्ब से पहले हम वाइल लगाते हैं। तो आई होप सो आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और आप लोगों को क्लियर हो गया कि प्रेपोजिशन ऑफ टाइम कैसे हैं, क्या होते हैं और इनका यूजेज क्या है, सारे रूल्स समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम करेंगे prepositions of place। तो stay tuned and wait for that lecture। और अगर आप लोगों को इस लेक्चर में कुछ समझ ना आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दें। अल्लाह हाफिज।